मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम भाषा संबंधी बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे भाषा की विशेषताओं की और फिर आगे हम बात करेंगे भाषा की संरचना व्यवस्था की, भाषा के स्तर की। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिएगा, यहां पर आती है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाषा की क्या क्या परिभाषाएं होती है। पतंजलि की परिभाषा को हमने देखा, भोलानाथ तिवारी की परिभाषा को हमने देखा, आचार्य देवेंद्रनाथ की परिभाषा को देखा, स्वीट की परिभाषा को देखा, अन्य विद्वानों की परिभाषाओं को देखा और देखकर कुछ निष्कर्ष निकाले। और अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाषा की किन किन विशेषताओं तक हम पहुंचे, उन्हीं विशेषताओं को आज हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, भाषा की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, पहली क्या विशेषता निकल कर आती है, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीक अगर हम बात करें तो हम जो ध्वनि निकालते हैं, जैसे राम, श्याम, मनोज, दिनेश, राकेश, आलू, टमाटर, नमक, मिर्च, ये सब जो ध्वनि निकाल रहे हैं, ये किसी न किसी का क्या है? प्रतीक है। मैंने कहा मोबाइल देना, मोबाइल ध्वनि निकली, आप प्रतीक हो गया उसका। ये प्रतीक जो होते हैं किसने बनाए? हमने बनाए, तो इसलिए यादृच्छिक कहलाते हैं। तो भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरा, भाषा के ध्वनि प्रतीक, यहां पर अगर हम देखें, भाषा के ध्वनि प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं। भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। अब आप कहेंगे यार रूढ़ का तात्पर्य क्या है? यार रूढ़ का मतलब है परंपरागत हो जाते हैं। जैसे मैंने किसी से मोबाइल सुना, तो बताओ मैं घर में मोबाइल शब्द का प्रयोग करने लगा, तो बताओ आने वाली पीढ़ी भी किसका प्रयोग करने लगा? मोबाइल का प्रयोग करने लगी। फिर उससे बाद आने वाली पीढ़ी भी मोबाइल का प्रयोग करने लगी। बताओ किसने हमें सिखाया? पेन था, हमने भी पेन सुना तो हमने भी पेन बोल लिया। हमारी संतान ने पेन सुना, तो बताओ ध्वनि प्रतीक क्या हो गए? रूढ़ हो गए। लेकिन जो भाषा के ध्वनि प्रतीक बने, ये किसने बनाए? हमने। कोई कारण से बनाए? नहीं, यादृच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार। भाषा के ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। भाषा के ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक का मतलब हम स्पष्ट कर चुके हैं, मन से माना हुआ, जैसा हम मान ले या मनगढ़ंत कहते हैं। भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या होते हैं? यादृच्छिक होते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरी विशेषता क्या है? भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या होते हैं? यादृच्छिक होते हैं। चौथी विशेषता देखिएगा, भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। अर्थात भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। एक समाज के लोग, एक समाज विशेष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन से करते हैं, बताओ वो क्या है? भाषा है। देखिएगा, भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है। चिर परिवर्तनशील की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य देखिएगा, भाषा समय और स्थान के आधार पर क्या हो जाती है? बदल जाती है। किसके आधार पर? समय और स्थान के आधार पर बदल जाती है। एक कहावत सुनी होगी आपने, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। बताओ, यही चीज यहां पर देखने को मिलती है। अगर हम समय के आधार पर देखें, तो बताओ सबसे पहले कौन सी चलती थी? हम देखें, संस्कृत आई, बताए फिर कौन से आ गई? पाली आ गई। फिर आगे बढ़े तो क्या आ गई? प्राकृत आ गई। फिर आगे बढ़े तो कौन से आ गए? अपभ्रंश आ गए। फिर और आगे बढ़े तो अपभ्रंश से क्या निकल गई? हिंदी हो गई।
भाषा परिवर्तनशील है, ये यहां पर हमेशा से बदलती आ रही है। जानवरों की, मानवेतर, मानवों से परे जिनकी भाषा है वो परिवर्तनशील नहीं होती, यही अभिलक्षणता हमारी भाषा का। स्थान पर अगर हम देखें, स्थान के आधार पर देखें तो कहीं ब्रज बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पर क्या बोली जाती है, खड़ी। इसलिए क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। समय और स्थान के आधार पर भाषा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यहां पर भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। नंबर 6 पर अगर हम देखें, भाषा पूर्णतः सामाजिक धरोहर है। भाषा पूर्णतः सामाजिक धरोहर है, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज से इसे अर्जित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाषा कौन सी धरोहर है, पूर्णतः सामाजिक धरोहर है, अर्थात हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से हम भाषा को क्या करते हैं, अलग ग्रहण करते हैं, और प्रत्येक समाज की भाषा क्या होती है, अलग अलग होती है। नंबर 7, भाषा पूर्णतः अर्जित संपत्ति है। भाषा पूर्णतः अर्जित संपत्ति है। कहां से अर्जित करते हैं हम, समाज से। देखिए, भाषा जन्मजात नहीं होती है। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, भाषा जन्मजात नहीं होती है, हेरिडिटी में नहीं आती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां से अर्जित करते हैं। कैसे करते हैं, अनुकरण से। कैसे करते हैं, अनुकरण से। देखिए, इसी में अगर हम देखें तो हमारी 8वीं विशेषता आती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखिए, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक माता पिता है, वह यूएसए में लेते हैं, एक हमारे कहां के हैं, इंडिया के हैं। इंडिया में हम चलते हैं, कोटा के पास एक स्थान है कैथून, और यूएसए में हम चलते हैं वाशिंगटन में। कहां पर चलते हैं, वाशिंगटन में। यहां एक दंपति रहती है, यहां भी एक दंपति रहती है, ठीक। अब इनकी एक संतान पैदा हुई, कितने महीने की हुई, ये भी 3 महीने की संतान है, और इनके भी 3 महीने की संतान है। कितने महीने की संतान है, 3 महीने की संतान है। दोनों के 3-3 महीने की संतान हो गई। अब देखिए क्या किया गया, इस संतान को, वाशिंगटन वाली को हम कहां ले गए, कैथून, और कैथून वाली को हम कहां ले आए, यहां पर। कितने साल तक रखा हमने, 6 साल तक। 6 साल बाद इस वाशिंगटन वाले के माता पिता अपने बच्चे से मिलने कहां आते हैं, कैथून आते हैं। अब देखिए, बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब बताओ, जो वाशिंगटन के दंपति थी, उनकी जो संतान थी, वह कैथून आने पर रंग रूप में तो परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसकी भाषा में परिवर्तन आया। अब बताओ, वो वाशिंगटन वाले माता पिता जब कैथून आए तो उन्होंने अपने बच्चे से पूछा, बेटा हाउ आर यू। बताओ उत्तर देगा क्या, माता पिता ने पूछा, बेटा हाउ आर यू, तो बताओ वो क्या बोलेगा, काइछ। अब बताओ ये काइछ क्यों बोला, क्योंकि भाषा जन्मजात नहीं होती, हेरिडिटी में नहीं आती, आनुवांशिक नहीं होती है, तो फिर अनुकरण से सीखी जाती है। अगर मैं आज इस कोटा को छोड़कर महाराष्ट्र में चले जाऊं तो मराठी में सीख ही जाऊंगा 2-4 साल में, चाहे मैं विद्यालय जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन वहां के लोगों का अनुकरण करूंगा तो आसानी से सीख जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, भाषा किससे सीखी जाती है, भाषा किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण किसका करते हैं, समाज के लोगों का। परिवार भी समाज की एक इकाई है, तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें, हमारी अगली विशेषता आती है, भाषा आनुवंशिक। भाषा आनुवंशिक नहीं होती है। मनुष्यों की भाषा आनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन जानवरों की भाषा क्या होती है, आनुवांशिक। उनके निश्चित शब्द होते हैं, उनमें सृजनशीलता, क्रिएटिविटी नहीं पाई जाती, लेकिन मनुष्य में ये क्षमता होती है, इसलिए वो नए शब्दों का भी निर्माण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10वीं विशेषता हमारे पास क्या आती है, वह देखिए, भाषा। 10वीं विशेषता देखिए, भाषा संस्कृति की वाहिका होती है।
संस्कृति की वाहिका होती है। भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। अब आप कहेंगे सर संस्कृति की वाहिका कैसे होती है? तो ध्यान रखिए, मनुष्य के व्यक्तित्व का पता किससे चलता है? भाषा से ही चलता है। आज मान लीजिए मैं किसी से कहूं तू बता, मान लीजिए मैंने प्रश्न पूछा और फर्स्ट ग्रेड को ले लेक्चरर की, जब विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जब बैठे होते हैं तो लगभग बराबर के बैठे होते हैं, उनसे कहें तू बता, तो वो क्या कहेगा? अरे सर को बोलने के लक्षण ही नहीं है। हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। हमारी संस्कृति यही सिखाती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपो शीतल होए। इसलिए वाणी हमारी संस्कृति की होती है, हमारी संस्कृति की वाहक होती है, उसमें हमारी संस्कृति का पोषण होता है। इसलिए हमारी भाषा हमारी संस्कृति की वाहिका भी मानी जाती है। आगे आता है भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो? अप्रौढ़ता और प्रौढ़ता, अपरिपक्व से परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। देखिए, कोई भी भाषा आती है तो पहले मौखिक आती है, फिर लिखित होती है, लिखित को शुद्ध करने के लिए उसमें व्याकरण आती है, तो धीरे धीरे उसका रूप क्या होता है? परिपक्व होता चला जाता है। यही चीज यहां पर कही गई। भाषा का कोई भी रूप आता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अप्रौढ़ होता है, अपरिपक्व होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होता है, प्रौढ़ता आती है। आज अगर हम खड़ी बोली हिंदी की बात करें तो धीरे धीरे इसमें प्रौढ़ता आई, अमानक रूपों को हटाया गया, उनका मानकीकरण किया गया। तो बताओ भाषा किधर से किधर चलती है? अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। देखिए, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या होती है? प्रारंभ में जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम यूं कहें कि प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हमें दिखता है उनके लिए प्रयोग करते हैं, उसका कोई व्याकरणिक रूप नहीं होता। लेकिन धीरे 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 हम उसकी गहनता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए भाषा किधर से किधर बढ़ती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। देखिए, प्रत्येक भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। प्रत्येक भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। हम जानते हैं कि राजस्थानी उपभाषा यहां बोली जाती है, खड़ी बोली हिंदी यहां बोली जाती है, अवधी यहां बोली जाती है, ब्रज भाषा यहां बोली जाती है। बताओ इनका क्षेत्र क्या है? निश्चित है। इसलिए प्रत्येक भाषा का भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? निश्चित होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा का भौतिक स्वरूप ऑब्लिक बनावट अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी में हमने आम लिखा तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? मैंगो लिखेंगे। तो हो सकता है उर्दू में ऐसे लिखे, चाइनीज में ऐसे लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाषा का भौतिक स्वरूप अर्थात उसकी बनावट, उसकी लिखावट बताओ क्या होती है? लगभग अलग अलग होती है। ऐसे अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगली विशेषता आती है भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होती है। भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होती है। संयोग का मतलब क्या है? जिसमें कारक चिन्हों को, परसर्गों को मिला के लिखा जाता था। जैसे रामायण, अगर हम यहाँ इसकी बात करें संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। संस्कृत में जैसे क्या लिखा? रामायण। हिंदी में क्या लिखते हैं? राम के लिए। बताओ क्या हुआ? अलग करके, यहां कारक चिन्हों को मिलाकर लिखा गया, यहां अलग करके लिखा गया।
ऐसे संस्कृत में कालवाचक चिन्हों को गच्छति मिला के लिखा गया, यहां क्या लिखा जाता है, जाता है, अलग करके लिखा गया। यही कारण है कि संस्कृत संयोगात्मक और हिंदी वियोगात्मक है, अर्थात भाषा किधर से किधर चली, संयोग से वियोग की ओर चली। एक बार आप देखिएगा, मैं हटता हूं, स्पष्ट इनको आप पढ़ लीजिए। ठीक, एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, भाषा की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, भाषा की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। देखिए, यहां पर आता है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, हम जानते हैं, आनुवांशिक नहीं है, अनुकरण से सीखी जाती है। एक और बिंदु यहां देखते हैं, भाषा बताइए किधर से किधर बढ़ती है, सरल से कठिन की ओर कि कठिन से सरल की ओर। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। भाषा कठिनता से, यहां तक तो आगे पैतृक संपत्ति नहीं, भाषा कठिनता से सरलता की ओर। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपसे पूछूंगा, बताओ लोहपथ गामिनी बोलते हैं कि रेलगाड़ी बोलते हैं? लोहपथ गामिनी बोलना बड़ा मुश्किल, इसलिए हम रेलगाड़ी पर आ गए। बताएं, आज हम धन्यवाद बोलते हैं कि थैंक यू बोलते हैं? कौन धन्यवाद बोलता है? इतना धन्यवाद, ऑक्सीजन ही नहीं बची आजकल तो पाव भाजी खाने वाले जैसे बच्चों में। तो फिर थैंक यू, और थैंक यू में भी यू उड़ा दिया, थैंक्स अब तो टीएक्स में काम चला रहे, नहीं तो बोलने की जगह अंगूठा दिखा के काम चला रहे। तो भाषा किधर से किधर चल रही, कठिन से सरल हो गई। और देखिए, पहले नाम रखे जाते थे किसे, बड़े बड़े, अंबिका दत्त व्यास, राधा रमण, मैथिली शरण गुप्त। आजकल कोई इतना बड़ा नाम रखता है कि ज्यादा ज्यादा 3 अक्षरों का, और उसमें भी नहीं हो तो 2 अक्षरों में काम चला लेते हैं। कारण भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ये सब किसकी विशेषताएं हैं? भाषा की विशेषताएं। ये सब किसकी विशेषताएं? भाषा की विशेषताएं हैं। ये लगभग हमने कितनी विशेषताएं पढ़ी? 17 विशेषताएं। एक बार मैं वापस लेता हूं इन सबको। देखिए, भाषा की विशेषताएं। पहली चीज, भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। बताओ किसकी व्यवस्था है? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। और ये निश्चित क्रम होता है इन वर्णों का, ध्वनियों का। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि के, भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। अर्थात मान लीजिए मैंने किसी चीज के लिए पेन कहा तो आने वाली पीढ़ियां भी उसे पेन ही कहने लग जाती है। भाषा के ध्वनि प्रतीक क्या होते हैं? यादृच्छिक होते हैं। यादृच्छिक का मतलब क्या कहा? मनगढ़ंत होते हैं, माने हुए होते हैं, जैसा हम मान लेते हैं। भाषा विचार विनिमय का क्या है? साधन है। भाषा साध्य नहीं है, अपितु क्या है? साधन है, जिसे हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। समय और स्थान के आधार पर क्या हो जाती है? बदल जाती है। समय के आधार पर देखें तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, फिर बदला समय तो पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी आ गई। और स्थान स्थान पर मैंने कहा 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। यहां पर भाषा पूर्णतः कहां से अर्जित की जाती है? सामाजिक धरोहर है। समाज से हम इसे क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। समाज से हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। कैसे अर्जित करते हैं? अनुकरण से। क्या नहीं होती है? आनुवांशिक नहीं होती है, पैतृक नहीं होती है, संस्कृति की वाहिका होती है। अप्रौढ़, ध्यान रखना, अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होती है। दुनिया की हर चीज अप्रौढ़ से प्रौढ़ की ओर। बच्चे का विकास भी अप्रौढ़ से प्रौढ़ की ओर। हम बचपन में भाषा सीखते हैं अप्रौढ़ होती, लेकिन धीरे धीरे परिपक्व होती जाती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम बढ़ते हैं। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित होता है। आज ढूंढाड़ी कहां बोली जाती है? भौगोलिक क्षेत्र निश्चित है। मारवाड़ी कहां बोली जाती है? बोली, ये क्षेत्र निश्चित है। भाषा का भौतिक स्वरूप यानी बनावट, प्रत्येक भाषा का भौतिक स्वरूप और बनावट क्या होता है? बनावट अलग अलग होती है। भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर
होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अनुवांशिक नहीं है, तो फिर क्या है? अर्जित है, अनुकरण से सीखी जाती है। कहां से अर्जित करते हैं? समाज से। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। हम कठिन कठिन शब्दों को छोड़ते चलते हैं और सरल और नवीन शब्दों को अपनाते चलते हैं। यही मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। यही मानव की सबसे बड़ी विशेषता है जो उसे मानवेतर भाषाओं से अलग करती है। चले अब एक बिंदु को लेते हैं। हमने क्या कहा कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, अर्थात हमारे यहाँ वर्ण शब्द की एक निश्चित व्यवस्था है। इसके संदर्भ में हमारे विद्वानों ने क्या कहा, इसको हम समझते हैं। इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। भाषिक संरचना समझेगा। भाषिक संरचना के बारे में भाषाविदों ने क्या कहा, अर्थात भाषा की क्या संरचना है, इसके क्या स्तर है, इसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए पहले एक लाइन देखते हैं, क्या कहा? भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की क्या है? व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अगर हम समझें, तो कितने स्तर की व्यवस्था है, तो हम यहां पर बात करें, भोलानाथ तिवारी ने भाषिक संरचना के 4 स्तर माने हैं। हो कितने? 5 माने हैं, और अधिकतम इनकी संख्या कितनी मानी है? 6। तो भाषिक संरचना, पहली चीज है भाषिक संरचना, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरा, भाषिक संरचना ऑब्लिक व्यवस्था के अनेक स्तर है। भोलानाथ तिवारी ने भाषिक संरचना के 4 स्तर माने हैं, जो निम्नांकित हैं। अब 4 स्तर कौन कौन से माने हैं, तो देखिएगा यहां पर 4 स्तर कौन कौन से माने हैं, इनको अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा। 4 स्तर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 4। पहला जो स्तर है वह है ध्वनि स्तर। कौन सा है? ध्वनि स्तर। दूसरा है व्याकरणिक स्तर। ध्यान देना, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने इन चीजों के बारे में कभी भी नहीं सुना। तीसरा आता है प्रोक्ति स्तर, और चौथा आता है अर्थ स्तर। कितने स्तर माने गए हैं? 4 स्तर माने गए हैं। भोलानाथ तिवारी ने भाषा के कितने स्तर माने हैं? 4 स्तर माने हैं। यह आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब इसको समझिए। भोलानाथ तिवारी ने भाषिक संरचना, भाषिक व्यवस्था को, भाषा की व्यवस्था को या भाषा की संरचना को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। देखिए किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को हम स्वनिम भी कहते हैं। ये देखिए हम ध्वनि क्या है किसी भी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? ध्वनि होती है। अब देखिए अ आ ई ये ध्वनि होती है। ध्वनियां निरर्थक होती है, लेकिन सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। अब ध्वनि कैसी है? जैसे हमने र लिखा, आ लिखा, म लिखा, ये हो गया। अब देखिए व्याकरण स्तर की अगर हम बात करें
तो यहां पर तीन चीजें भोलानाथ तिवारी ने मानी है। क्या मानी है? शब्द, रूप और वाक्य। क्या मान है? शब्द, रूप और वाक्य। किसी भी भाषा की संरचना में क्या होनी चाहिए? ध्वनियां। ध्वनियां निरर्थक होती है। निरर्थक ध्वनियों से क्या बनता है? शब्द बनता है, जिसे क्या बन गया? राम। फिर रूप किसे कहते हैं? रूप किसे कहते हैं? इसे रूपिम विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। रूप का मतलब होता है कि शब्द के अंत में जब कारक चिन्ह या प्रत्यय लग जाते हैं तो क्या बनते हैं? रूप बनते हैं। जैसे राम ने, बताओ ये क्या हो गया? रूप हो गया। वाक्य, रूपों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, बताइए ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। प्रोक्ति स्तर पर अगर हम बात करें, वाक्यों का समूह जो एक इकाई का कार्य करता है, और इन सबसे मिलकर क्या निकलता है? अर्थ। क्योंकि भाषा अगर अर्थवान नहीं हुई तो सब बेकार है। हम अपने मन के भावों को, अपने विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से सामने वाले तक पहुंचाते हैं, और सामने वाले के भावों और विचारों को अर्थपूर्ण से अपने तक ग्रहण करते हैं। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, प्रश्न क्या बनता है, बहुत कम किताबों में इन बातों को दिया होता है। भाषिक संरचना, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की क्या है? व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। इस संरचना और व्यवस्था के अनेक स्तर है। भोलानाथ तिवारी ने भाषिक संरचना के कितने स्तर माने? 4। लेकिन भाषा वैज्ञानिक हॉकिट ने 5 स्तर माने हैं। कितने स्तर माने हैं? इनके 5 स्तर माने हैं। कितने स्तर माने हैं? 5 स्तर माने हैं। अधिकतम 6 भी मान लिए जाते हैं। 6 कैसे मान लिए जाते हैं? देखो, एक ध्वनि 2 3 4 5 और 6। यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 6। और यहां से अगर देखा जाए तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो भाषिक संरचना। अब देखिए, इस भाषिक संरचना को हम थोड़े उदाहरण से समझते हैं। देखिए कैसे समझते हैं, लिखिएगा। देखिए, विनोद श्याम के लिए पुस्तक लाता है। ठीक, अब इसको हम समझते हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं। अगर हम बात करें तो पहले क्या आती है? ध्वनि। क्या आती है? ध्वनि। अब ध्वनि में देखिए क्या आया? व प्लस ई प्लस न प्लस ओ प्लस क्या आया? द प्लस अ। यह तो क्या है? ध्वनि है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरे आइए शब्द। शब्द में क्या बन गया हमारे पास? विनोद हो गया। तीसरा आइए, शब्द के बाद क्या आएगा? रूप। रूप में क्या आ गया? विनोद ने। दूसरा विनोद श्याम के लिए। विनोद श्याम के लिए। जैसे यहां क्या बन गया? श्याम के लिए। यह हो गया। यहां पर आता है चौथा क्या आया? वाक्य आया। वाक्य आ गया पूरा। कौन सा? विनोद श्याम के लिए पुस्तक लाता है। यह वाक्य हो गया। पांचवा आता है, वाक्य के बाद क्या होता है? प्रोक्ति। एक वाक्य प्लस दूसरा वाक्य प्लस तीसरा वाक्य, ऐसे 1 2 3 ऐसे कई वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोक्ति बनाते हैं, जिससे एक सार्थक क्या निकलता है? अर्थ निकल जाता है। यह है भाषिक संरचना। क्या है? भाषिक संरचना। मैं वापस लेता हूं, समझेगा।
सबसे पहले भाषिक संरचना क्या होती है, तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा पढ़ी? भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषिक संरचना और व्यवस्था के अनेक स्तर हैं। क्या है? अनेक स्तर है। यहां पर शब्द को आप याद रखिएगा। क्या है? अनेक स्तर है। अनेक क्या है? स्तर है। भोलानाथ तिवारी ने भाषिक संरचना के 4 स्तर माने जो निम्नांकित है। पहला कौन सा? ध्वनि स्तर। यहां पर ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा स्तर माना गया? ध्वनि स्तर। दूसरा कौन सा माना गया? व्याकरणिक स्तर। तीसरा कौन सा माना गया? प्रोक्ति स्तर। और चौथा माना गया अर्थ स्तर। ठीक, इसमें ध्वनियां होती है, निरर्थक ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द में जब कारक और प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो रूप बनते हैं। इनके समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्यों के समूह को प्रोक्ति कहते हैं, और इनसे निकलने वाला अर्थ। तो ध्यान रखिए, भोलानाथ तिवारी ने शब्द रूप वाक्य को व्याकरणिक स्तर में माना है। भाषा वैज्ञानिक हॉकिट ने 5 स्तर माने हैं। अधिकतम इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है। ठीक, यहां तक स्पष्ट हो गया। इसी को हमने आगे बढ़ाया, एक उदाहरण से समझा। विनोद श्याम के लिए पुस्तक लाता है। भाषिक संरचना को हमने किससे समझा? उदाहरण से समझा। ध्वनि ये हो गई, शब्द ये हो गया, रूप कारक चिन्ह हो गया, वाक्य पूरा हो गया, और प्रोक्ति वाक्यों का समूह हो गया, और इससे क्या निकला? अर्थ निकला। ये कहलाती है भाषिक संरचना। क्या आती है? भाषिक संरचना। भाषा की क्या विशेषता है? देखिए आप, ठीक, ये तुम्हारे पास के भाषा की विशेषताएं अगर भाषा की संरचना आ जाती है। अब अगर हम बात करें भाषा के विकास की बात, लेकिन भाषा विकास को अगर हम देखें तो भाषा विकास के चरण कौन कौन से रहे? अगला बिंदु लेते हैं हम इसी से। अगला देखिएगा, भाषा विकास के चरण। देखिए क्या आते हैं? भाषा विकास के चरण। देखिए भाषा का विकास कौन कौन से चरणों में हुआ, इसको अगर हम देखें तो नाम आता है भाषा विकास के चरणों में। देखिए भोलानाथ तिवारी, देखो हमारे लिए नाम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बहुत बड़े स्तर का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए वहां पर बहुत चीजें बहुत सैद्धांतिक तरह से पढ़ना है। ये कोई रीड पटवारी नहीं है। भोलानाथ तिवारी ने भाषा विकास के 3 चरण माने हैं। 3 चरण माने हैं। अब ये 3 चरण कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला चरण आता है आंगिक, दूसरा आता है वाचिक, और तीसरा चरण आता है लिखित। कितने चरण हो गए? 3 चरण। आजकल एक चौथा चरण और माना जाता है यांत्रिक, लेकिन वो लिखित में आ जाएगा। आंगिक, वाचिक और लिखित। अगर हम आपसे सही क्रम की बात करें कि भाषा का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, तो आंगिक था। भाषा का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? आंगिक था। अब आप कहेंगे भाषा का प्रारंभिक रूप या चरण, भाषा का प्रारंभिक रूप या चरण ये था। भाषा का द्वितीय रूप या फिर क्या हो जाएगा? चरण ये था। भाषा का तृतीय रूप या फिर चरण ये है। अब देखिए भाषा के कितने चरण माने गए? आंगिक, वाचिक और लिखित। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो आज से हजारों लाखों साल पहले चले तो मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समूह में रहने लगा। अब कोई 50-50 लाख के समूह तो होते नहीं थे, 50 व्यक्तियों के छोटे छोटे समूह होते थे। तो अपनी बात संकेतों से कहकर चला लेते थे, अपनी बात संकेतों से कहकर चला लेते थे। लेकिन जब समूह बढ़ने लगा, क्षेत्र बढ़ने लगा, तो इन्होंने क्या किया? कई प्रकार की ध्वनियों का
यूं कहा जाए कि निर्माण कर लिया। तो पहले संकेतों से काम चल गया। अब देखो संकेत जानवरों में होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आप देखें कि कुत्ता अपने मालिक से या मालिक की चापलूसी करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए उसके अंगों को क्या करने लगता है? चाटने लगता है। बताओ ये उसकी क्या है? हम आदि यूँ कहा जाए आंखें तो हमारी बरसों से कहती आई है, जो बात होठों से नहीं कह पाए वो हमने आंखों से कह दी। लेकिन हमने पहले आंखों से, हाथों से, संकेतों से बात कही और फिर लबों का, होठों का हम प्रयोग करने लगे तो वाचिक आए। वाचिक में एक अभाव था कि उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक नहीं होता, इसलिए मनुष्य ने अपने ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, इसका क्षेत्र व्यापक करने के लिए लिखित का भी आविष्कार कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विकास के कितने चरण हैं? 3। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा भाषा विकास का पहला चरण क्या है? तो भाषा विकास का पहला चरण क्या है? आंगिक है, अंग संचालन है। अंगों के माध्यम से मानव और मानवेतर प्राणी भी अपनी बात कहते आए हैं और कह रहे हैं, इसलिए आज भी हम इनका प्रयोग करते हैं। मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्तियों को कभी छोड़ नहीं पाता है, इसलिए हमारे मूल में क्या है? आंगिक है। हमारे मूल में क्या है? आंगिक है। अब हम बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति के चरण तो हमने देख लिए, भाषा के विकास के चरण तो देख लिए, लेकिन भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत दिए गए, ये हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है, लिखिएगा। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत। देखिए हम बात कर रहे थे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों की। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, हमसे कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में ये पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। 4-5 महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 8-10 सिद्धांत है वो मैंने एक सामान्य परिचय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। देखिएगा भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत, पहला आता है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे यहाँ यह माना गया कि जो भाषा है वह ईश्वरीय देन है, ईश्वर ने ही इसे बनाया है, जिसका प्रयोग मनुष्य कर रहे हैं। इसका उल्लेख हमें अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, न केवल भारत में अपितु अन्य देशों के धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये किसी विद्वान के द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है, ये प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसी का वर्णन इसमें मिलता है। तो देखिए कौन सा सिद्धांत आया? देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, अर्थात भाषा देवताओं के द्वारा उत्पन्न की गई है, ये इस सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए दूसरा सिद्धांत है धातु सिद्धांत। इस धातु सिद्धांत को डिंग डांग सिद्धांत या डिंग डांग वाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या है धातु सिद्धांत? इसे धातु शब्द किसे पकड़ लीजिए। बताओ हमारे यहाँ कई धातुएं होती है और धातुओं पर जब हम चोट करते हैं तो आवाज निकलती है, और चाहे आप इसको यो समझ लीजिए डंडे से आप लोहे पर मारे, पीतल पर मारे, लकड़ी पर मारे, कपड़े पर मारे, कागज पर मार रहे, तो बताओ मारेंगे तो क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। और यही माना गया है कि इसी धातु सिद्धांत से, इन्हीं ध्वनियों से भाषा का निर्माण किया गया है। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं हेस, जिनकी बात का समर्थन किया मैक्स मूलर ने, इसलिए इस सिद्धांत के प्रवर्तक हेस और मैक्स मूलर को माना जाता है। इस सिद्धांत को डिंगडांग वाद या डिंगडांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम किसी चीज पर चोट करते हैं तो आवाज निकलती है, उसी प्रकार मनुष्य ने उन्हीं ध्वनियों से, उसी प्रकार विभिन्न ध्वनियों से अपनी भाषा का क्या किया? निर्माण किया। यो है हो सिद्धांत, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत।
यो हे हो सिद्धांत, जिसे श्रम ध्वनि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। न्यावर इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्या है इस सिद्धांत? देखिए, अगर आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में अपने आसपास देखें तो आपने देखा होगा श्रम ध्वनि सिद्धांत नाम दिया गया है इसे। जब लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जब बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, 10-20 व्यक्ति उस पर जोर लगा रहे, तो हम क्या कहते हैं? ओ, जोर से ऐसे हवा लगाते हैं, सब मिलके हई सा ऐसे बोलते हैं। बताओ, ये हो, ये ऐसा सिद्धांत है, यो हे हो सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत। अर्थात जब मनुष्य बहुत ज्यादा मेहनत करता होगा या जब सामूहिक रूप से मेहनत करते होंगे तो कुछ ध्वनियां बन गई, और वह ध्वनियों से आगे चल के मनुष्य ने और ध्वनियां बना ली और उससे भाषा की उत्पत्ति हुई। ये सिद्धांत कहलाता है यो हे हो सिद्धांत। इसे श्रम ध्वनि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रवर्तक न्यावर को माना जाता है। तो पहली चीज देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है, इसका उल्लेख कहां से मिलता है? प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है कि देवी देवताओं से उत्पन्न हुई है। धातु सिद्धांत है, जैसे धातु पर चोट करने से ध्वनि उत्पन्न हुई, उसी प्रकार मनुष्य ने भी कई ध्वनियों से अपनी भाषा का निर्माण कर लिया। श्रम ध्वनि सिद्धांत है, जब मनुष्य मेहनत करता है तो वह कुछ ध्वनि ऐसे बोलता है जिससे सब लोग परस्पर मिलकर पूरे संकेत समझ जाते हैं। ओ बोलते तो सारे ओ आवाज लगाते हैं, ये यहाँ पर न्यावर है। संपर्क सिद्धांत है, जी रेवेज ने यह सिद्धांत दिया, संपर्क सिद्धांत। जब हम जीवों और वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो ध्वनियां निकलती है। जीव और वस्तुओं के संपर्क में आए, जैसे मान लीजिए मैंने ये बजाया, ध्वनि निकली। हम एक दूसरे व्यक्ति से मिले तो कुछ संकेत या फिर ध्वनियां निकली, ही कहा हमने। आपने देखा होगा कुछ ना कुछ तो यूं ही कर लेते हैं। तो जब हम वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क में आए तो जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन ध्वनियों को मनुष्य ने भाषा के रूप में आगे विकसित कर लिया। तो संपर्क सिद्धांत दिया किसने? जी रेवेज। यह आपको याद रखना है। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा? यो हे हो सिद्धांत, जिसे श्रम ध्वनि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। भाषा उत्पत्ति का यह सिद्धांत किसने दिया? न्यावर ने। संपर्क सिद्धांत किसने दिया? जी रेवेज ने यह सिद्धांत दिया। आगे आता है इंगित सिद्धांत। डॉक्टर राय ने यह सिद्धांत दिया। इंगित का मतलब होता है संकेत, अर्थात संकेत। चाहे मैंने ये कहा, बताओ हम यूं करें, बताओ आवाज आयोगे आपको, यूं करें, बताओ ये भी संकेत करता है। तो बताओ, ये हम बहुत सी बार कहते हैं ऐसी आवाजें करते हैं, संकेत है ना कुछ हम सीटी बजाकर, ये भी क्या कर रहे हैं? संकेत। ये ध्वनियां जो बनी, ये ध्वनियां ही आपने देखा हो। घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, घर में छोटी बहू होती है, तो जब वो आता है तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता है? खांसी नहीं चल रही है, फिर भी संकेत, इंगित, और यही आगे चलकर भाषा बन गई। ये इंगित सिद्धांत है। तो ध्यान रखिएगा, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीन धर्म ग्रंथ में दिया गया। धातु सिद्धांत है स्व मैक्स मूलर ने दिया। यो हे हो सिद्धांत न्यावर ने दिया। संपर्क सिद्धांत जी रेवेज ने दिया। इंगित सिद्धांत डॉक्टर राय ने दिया। निर्णय सिद्धांत, देखिए निर्णय सिद्धांत का मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुछ ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में स्वीकार कर लिया। बहुत सारे प्राचीन काल में लोगों ने मिलकर सामूहिक निर्णय कर लिया कि ये ध्वनि इसके लिए होगी, इसे निर्णय सिद्धांत किया गया। कोई विद्वान ऐसा नहीं है। टाटा का सिद्धांत एक तरह से ध्वनि सिद्धांत है, कोई विशेष महत्व तो नहीं है। अनुकरण, हमने दूसरों के अनुकरण से भाषा का निर्माण किया, अनुकरण सिद्धांत। इसे संगीत मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। संगीत सिद्धांत, यहाँ पर संगीत प्रेम में बड़ा महत्व है। संगीत सिद्धांत को प्रेम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया गया, समन्वित सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है स्वीट। समन्वित, इन सब में से कुछ लेकर एक नया जो समन्वित रूप भाषा की उत्पत्ति का तैयार किया, वह है समन्वित सिद्धांत। ये किसने दिया? स्वीट ने दिया। तो ध्यान रखिए, भाषा उत्पत्ति के ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, विस्तार से कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जितने मैंने यहाँ भाषाविद लिखे हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, सिर्फ आपको सिद्धांत और प्रवर्तक के रूप में याद करना है। और ये याद रखना है कि ये भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहीं भी साक्षात्कार देने गए तो आपसे भाषा उत्पत्ति के 2-3 सिद्धांत पूछे भी जा सकते हैं। तो ये सिद्धांत आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, आज तक के लिए यही
पर हम रुकते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर मनोज जैन आपसे अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।